हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ हाइब्रिडाइजेशन से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसका स्ट्रक्चर काफ़ी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ BrF3 मॉलिक्यूल यानी कि ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। तो BrF3 का स्ट्रक्चर जानने के लिए हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो BrF3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि BrF3 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या है। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे Br ब्रोमीन होगी। तो सेंट्रल एटम ब्रोमीन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 35। अब 35 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये काफी लेंदी होगा। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे समझेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की जो है शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रही हूँ, बल्कि इसको मैं कंप्लीटली हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आपको शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम लेंगे उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हेलोजन्स लिख लिए हैं। 17th ग्रुप के मेंबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड 6th तो होता है एस्टिटीन। हेलोजन फैमिली जो है 17th ग्रुप में आती है। तो 17th को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये होगा 2 8 7। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन का जो कन्फिग्रेशन, क्योंकि 17th ग्रुप जो है पी ब्लॉक में आता है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होने की वजह से इसका जो 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये हमारे S एंड P में इसका कन्फिग्रेशन जाएगा। तो 17th ग्रुप का जो आउटर मोस्ट सेल कन्फिग्रेशन होता है वो होता है NH2NP5। तो P में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, S में 2 से ज्यादा आ नहीं सकते, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। आप लोगों को पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें केवल हाइड्रोजन एंड हीलियम है। तो फ्लोरीन जो आएगा वो सेकंड पीरियड में आएगा। सेकंड पीरियड में आएगा तो जब हम इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो हम NH2NP5 के बेस पे करेंगे। तो जो पीरियड नंबर होगा उसको हम n की जगह यूज करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जगह। तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2s2 2p5। क्लोरीन आता है थर्ड वाले में। हम ग्रुप वाइज सीक्वेंस में नीचे को आएंगे तो थर्ड पीरियड मानेंगे, क्योंकि जो पीरियड होगा वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू होगी। तो क्लोरीन का 2 की जगह आ जाएगा 3s2 3p5। तो सबका कन्फिग्रेशन तो कॉमन रहेगा, s में 2 और p में 5, लेकिन n के नंबर पीरियड के हिसाब से क्या होंगे? चेंज होंगे। फिर आएगा फोर्थ पे ब्रोमीन। तो इसका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन हो जाएगा 4s2 4p5। और आयोडीन फिफ्थ पीरियड में आता है तो इसका हो जाएगा 5s2 5p5। ऐसे एस्टेटीन का हो जाएगा 6s2 6p5। तो इस तरीके से हम इसका आउटर मोस्ट सेल कन्फिग्रेशन निकालेंगे। तो इसी से हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो Br है। तो ब्रोमीन का जो हमने सेल आउटर सेल कन्फिग्रेशन निकाला वो है 4s2 4p5। तो इस तरीके से हम इसका वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। और हमने कैसे निकाला? क्योंकि फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन एंड हीलियम आते हैं, तो फ्लोरीन स्टार्ट होगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इस तरीके से हम 17th ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे। तो फिर कल बाहर आई आंटी या फिर कल बाहर आया ऑटो, आप इस तरीके से याद कर लीजिए। मैंने शॉर्ट ट्रिक की भी वीडियो डाली हुई है। तो ब्रोमीन जो हमारा आ रहा है वो फोर्थ पीरियड में आ रहा है। तो ये हो जाएगा n की जगह हम 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रखेंगे तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 4s2 4p5। तो ब्रोमीन इन ग्राउंड स्टेट में हम लिखेंगे 4s2 4p5 और इनको हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। तो s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? s में होते हैं एक ऑर्बिटल और p में होते हैं कितने? 3 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4s एंड यहाँ लिखेंगे 4p। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इनको पेयरिंग में फिल करेंगे। और 4p में 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम इनको हुंड रूल से क्या करेंगे? फिल करेंगे, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है तो डायरेक्ट हम इनकी पेयरिंग करेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल किसी सब सेल में है तो हम हुंड रूल अप्लाई करेंगे। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में डालेंगे। तो 5 है, 1 2 3 फोर्थ पेयरिंग में आएगा, फिफ्थ पेयरिंग में आएगा। तो इस तरीके से हम 4p में इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? फिल करेंगे। अब BrF3 मॉलिक्यूल को हम ध्यान से देखेंगे। तो BrF3 में सेंट्रल एटम Br है, तो Br के साथ कितने सराउंडिंग एटम है ये हम चेक करेंगे। तो ब्रोमीन जो
सेंट्रल एटम है, इसके साथ 3 फ्लोरीन एटम है। तो हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए? 3 ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और जो इजिली ओवरलैप होके या इंटरमिक्स होके कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास केवल एक ही ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो केवल यही एक कोवेलेंट बॉन्डिंग कर सकता है। तो हमें चाहिए यहाँ पे 3 फ्लोरीन के लिए ऐसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल चाहिए। तो हम ऐसे ही क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को जो पेयर है इसको नेक्स्ट स्टेप में एक्साइट कराएंगे। तो एक्साइट कराएंगे तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ब्रोमीन इन एक्साइटेड स्टेट, ये तो ग्राउंड स्टेट की बात थी, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उस तरीके से हम इसको फिल करेंगे। तो ब्रोमीन इन एक्साइटेड स्टेट में हम 4s लेंगे, हम 4p लेंगे। इसके बाद जो आएगा वो d ऑर्बिटल आएगा। तो d ऑर्बिटल हम जो लेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल d में होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट कराया, तो ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन है ये सच ऐसे ही पेयर्ड रहेंगे। 4p के 1 2 3 जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो तो सच ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उसको हमने एक्साइट किया डी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया तो ये जंप कर जाएगा p से d ऑर्बिटल में। तो ये p से d ऑर्बिटल में जंप करेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएंगे जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे ब्रोमीन सेंट्रल एटम के साथ 3 फ्लोरीन है, सराउंडिंग एटम है, और ये जो है ये ब्रोमीन का हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। तो ये ब्रोमीन के क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 1 2 3 ये सराउंडिंग एटम के इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे ब्रोमीन इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जो सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है वो ब्रोमीन के साथ ओवरलैप होंगे और हाइब्रिडाइज होके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4s देन 4p एंड देन नेक्स्ट d ऑर्बिटल। तो 4s के ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये सच ऐसे ही रहेंगे। 4p में ये जो पेयर्ड है ये इस तरीके से ऐसे ही रहेंगे, और एक यहाँ पे जो 4p के बाद नेक्स्ट d ऑर्बिटल होगा के इलेक्ट्रॉन भी सच ऐसे ही क्या होगा, इसी ऑर्बिटल में रिमेनिंग होगा। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइज होने आएगा सराउंडिंग फ्लोरीन एटम। तो फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो एक फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ओवरलैप करके, और एक यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ओवरलैपिंग के थ्रू, और ये हाइब्रिडाइज होके क्या बनाएंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो जितने भी ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है इनको हम न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएंगे, और जो ये पूरी तरीके से वैकेंट हैं इनको हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो ये हाइब्रिडाइजेशन का टाइप होगा वो होगा, एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, s 3p के पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो p3, एंड 1d का कर रहा है तो क्या हो जाएगा, d। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप होगा ये होगा sp3d। तो sp3d इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर की, तो जिन ऑर्बिटल में हमारे फ्लोरीन एटम आकर के बॉन्डिंग कर रहे हैं या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारे होंगे बॉन्ड पेयर्स। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3, क्योंकि इन 3 ऑर्बिटल में फ्लोरीन बॉन्ड हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड से, तो 3 तो हो गए बॉन्ड पेयर। एंड ये जो 4s और जो 4px है, तो ये दो जो हैं ये ऑलरेडी पेयर्ड है, इनमें कोई भी फ्लोरीन एटम आके कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। तो 1 2 जो है यहाँ पे ये क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। तो इनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और लोन पेयर भी कहते हैं। तो लोन पेयर के नंबर 2 हो जाएंगे। तो 3 + 2 टोटल कितना हो गया, 5। तो 3 + 2 = 5। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d। तो काउंट कर लीजिए, ये भी 5 ऑर्बिटल होंगे, 1s एंड 1d, 2 एंड 3p के हो गए तो कितने हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल। अब sp3d के हिसाब से जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ट्राइगोनल बाई
पिरामिडल। अब यहाँ पे sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन हमारा आया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर विविटी कहती है वो होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट होता क्या है कि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर ये स्ट्रक्चर तब होता जब यहाँ लोन पेयर 0 होते, बट VSEPR थ्योरी कहती है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन में एक भी लोन पेयर प्रेजेंट हो तो लोन पेयर से उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाती है और वो मॉलिक्यूल जो है अपनी रेगुलर ज्योमेट्री से डिस्टॉर्ट होके अपनी ज्योमेट्री को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो इस तरीके से इसमें जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए था स्ट्रक्चर, वो अब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 lone pairs, its geometry get distorted into T shape और bent T shape। एक्चुअल में इसकी ज्योमेट्री, वैसे इसकी ज्योमेट्री जब भी लिखेंगे तो हम टी शेप ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। बट मैंने बेंट टी शेप क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअल में जो यहाँ पे टी शेप होता है वो परफेक्ट टी शेप नहीं बनता है, बल्कि लोन पेयर रिपल्सन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से ये थोड़ा सा बेंट स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बेंट टी शेप स्ट्रक्चर। ये तो मैंने लिख दिया टी शेप होगा, बट कैसे पता चला कि ये टी शेप है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जो स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन हम वही स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन उस स्ट्रक्चर में हम लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। और ऐसे अरेंज करेंगे कि उनमें लोन पेयर रिपल्सन मिनिमम रहे। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेंट्रल एटम Br को लेंगे। तो Br मैंने सेंटर पे लिख दिया है। अब Br के पास क्या है, कितने फ्लोरीन है, तो Br के पास है 3 फ्लोरीन। तो 3 फ्लोरीन में बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 है, लोन पेयर 2 है। तो ट्राइगोनल का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, ये हमारी ट्राइगोन पोजीशन है। और बाइपिरामिडल का मतलब है एक अप ऑफ द प्लेन और एक बिलो ऑफ द प्लेन। तो ये तो है हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। अब होता क्या है, यहाँ पे जो ये 1 2 3 पोजीशन होती हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती हैं, और जो अप एंड डाउन होती हैं प्लेन के वो हमारी एक्सियल पोजीशन होती हैं। हम एक्सियल पोजीशन में जो बॉन्ड बनाएंगे इनको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ज्यादा लेंथी रखेंगे कंपेयर टू प्लेनर बॉन्ड, क्योंकि जो प्लेन में है उनको हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा रखेंगे, क्योंकि इनकी जो लेंथ होती है वो एक्सियल की कंपेयर में थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हैं। 3 बॉन्ड पेयर में हमारे फ्लोरीन आते हैं। तो 3 फ्लोरीन को कहाँ रखेंगे, एक फ्लोरीन को हम रखेंगे एक्सियल पे, एक फ्लोरीन को हम रखेंगे इक्वेटोरियल पे, और एक फ्लोरीन को रखेंगे हम कहाँ, दूसरे एक्सियल पे। अब एक्सियल पे ही हम फ्लोरीन को क्यों रख रहे हैं, यहाँ हम क्यों नहीं रख रहे हैं, इसके वैसे 3 शेप हम पॉसिबली दे सकते हैं, बट अभी मैं आपको समझाऊंगी कि वो क्यों पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम 3 पोजीशन पे फ्लोरीन रखेंगे एंड इस इक्वेटोरियल पे हम रखेंगे लोन पेयर को, और दूसरा लोन पेयर हम रखेंगे इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये लोन पेयर हमने यहाँ क्यों रखे हैं, अगर मैं इसका प्लेन बना दूं तो ये इस तरीके से ट्राइगोनल होगा, और ये बाई पिरामिड में एक अप ऑफ द प्लेन होगा, एक बिलो ऑफ द प्लेन होगा। अब हमने लोन पेयर को इसी पोजीशन पे क्यों रखा, तो मैंने बोला कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, बट ये एक्सियल है और ये भी क्या है, एक्सियल है। तो एक्सियल पोजीशन होती है जो इसके एक्सिस पे आएगी। एक्सियल पोजीशन पे जब भी लोन पेयर आते हैं तो वो मोर रिपल्सन करते हैं कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगर मैं लोन पेयर को एक अप और एक बिलो डाल दूं तो इन दोनों का रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन, इसलिए हम इक्वेटोरियल में लोन पेयर रखेंगे और एक्सियल में क्या रखेंगे, बॉन्ड पेयर। तो ये जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी, अब फिर भी हम इसको कैसे टी शेप कहेंगे, हम बनाएंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट जब हम इसकी ज्योमेट्री को देखेंगे तो हम इसके लोन पेयर को ढक लेंगे। तो लोन पेयर को ढकने के बाद हमें कौन सी शेप दिख रही है, टी शेप। तो इस तरीके से हमें टी शेप दिख रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी कि जो
BrF3 की जो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थी वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन बढ़ जाएगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का भी थोड़ा रिपल्सन होगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से डिस्टॉर्ट होके टी शेप हो जाएगी और एक्चुअल में ये ऐसा परफेक्ट टी शेप नहीं होता। वैसे तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, बट क्या होता है यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का भी रिपल्सन होगा। तो इनका ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर में, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, एंड देन बॉन्ड पेयर में। तो सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर का होता है, बट यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन होगा, बट एक्सियल की कंपेयर में यहाँ पे कम होगा। तो ये फ्लोरीन अपनी एक फिक्स 90 डिग्री पे ना रह के हल्का साइन में क्या आ जाएगा, झुकाव आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे कि यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे और एक फ्लोरीन अपनी जगह पे रहेगी और ये फ्लोरीन हल्का सा क्या हो जाएंगे, बेंट हो जाएंगे अपनी पोजीशन से, एक बेंट टी शेप होगा। तो अभी भी हम लोन पेयर ढक के ही देखेंगे, तो ये एक बेंट टी शेप है। तो इस तरीके से इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 87.5 डिग्री समथिंग रह जाता है, जो एक्यूरेट कितना होना चाहिए था, 90 डिग्री। अगर आपसे एग्जाम में कभी ये पूछा जाए शेप ऑफ BrF3 तो आपको बेंट टी शेप कभी नहीं देगा, आपको क्या देगा, टी शेप देगा। तो आप सही ऑप्शन टी शेप टिक करेंगे और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आप बताएंगे वो बताएंगे sp3d। तो ये बहुत ज्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आता है कि BrF3 का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा।